अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलज, एहतियाती तदबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में इस प्रोग्राम में आपको अवेयरनेस दी जाती है। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और ख़ासकर उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। और हम इस प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ डिजीज़ पर डिटेल से मालूमात दे चुके हैं। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत अहम टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं चेस्ट डिजीज़ के हवाले से, यानी कि सीने के अमराज के हवाले से। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आमिर हारून। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? शुक्र, आप ठीक डॉक्टर हैं? साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, बात क्या है कि जो अल्लाह ताला ने हमें ये जिस्म अता किया है, इसका सही तरीके से काम करना, तमाम ऑर्गन्स का और तमाम सिस्टम का काम करना बहुत ज़रूरी है सही तरीके से। क्योंकि अगर किसी भी निज़ाम में, किसी भी ऑर्गन में कोई तकलीफ़ या कोई बीमारी आ जाती है तो हमारे निज़ाम ख़राब हो जाते हैं और हमारी सेहत ख़राब हो जाती है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं चेस्ट के हवाले से, वो बहुत अहम टॉपिक है। और इस टॉपिक पे डॉक्टर साहब से आज हम डिटेल से जाने कि आज हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस पे, यानी एक ऐसी बीमारी है कि जो अगर इंसान को हो जाती है तो उसमें क्या वजूहात, अलामात, इलाज और एहतियाती तदाबीर और दूसरों को कैसे बचाना है, आज इस बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पाकिस्तान में चेस्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, उस हवाले से मुझे बताइए कौन सी ज़्यादा जो फैल रही है? चेस्ट डिजीज तो कॉमन तो काफ़ी है, निमोनिया भी कॉमन है, एस्मा, सीओपीडी, बट टीबी बहुत ही, पूरी दुनिया इस बारे में बहुत ही कॉन्शियस है। अच्छा। इसलिए ये कम्युनिकेबल डिजीज एक से दूसरे में लग जाती है। अच्छा। तो तभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर को जाके WHO में तकरीर करनी पड़ी थी टीबी के लिए। अच्छा जी, तो और ये फॉरेन फंडेड होता है, इसका अच्छा। इलाज फॉरेन फंडेड होता है, ग्लोबल फंड इसको फंड करता है और वो उन्हीं चीज़ों को फंड करता है जिससे उनका अपना फ़ायदा होता है अच्छा। कि ये चीज़ वहाँ भी ना फैले। इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये क्योर्ड हो गया है, वहाँ पे बहुत कम केसेस होते हैं। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, आज हम ये जो ट्यूबरक्लोसिस के हवाले से बात करें, मुझे इस बारे में ये सब आपसे डिटेल में जानती रहूँगी, लेकिन मुझे सबसे पहले बताइए टीबी या ट्यूबरक्लोसिस ये है क्या और ये बीमारी होती किस वजह से? जी, टीबी जरासीम की वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो चलिए, ये अभी की नहीं, बहुत पुरानी बीमारी है। ये जो इजिप्ट की मम्मीज़ हैं उनके स्पाइनल कॉलम से भी ये टीबी के जरासीम पाए गए हैं। अच्छा जी, इतना पुराना? जी, और हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल भी इसी बीमारी की वजह से हुआ है। तो ये है तो बहुत पुरानी बीमारी, बट पूरी दुनिया से ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए सिवाय डेवलपिंग कंट्रीज से। अच्छा। और पाकिस्तान 5th नंबर पर है, रैंक 5th है अच्छा। टीबी में। पाकिस्तान से पहले इंडिया, चाइना, फिलिपाइन और इंडोनेशिया आते हैं। और इसीलिए ज़्यादा दुनिया कंसर्न है कि जब पूरी दुनिया से एक चीज़ ख़त्म हो रही तो पाकिस्तान में क्यों अभी तक है। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो कि ख़त्म होते होते फिर शुरू हो जाती हैं, बढ़ने लगती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी को जब ये जरासीम दाखिल हो गया तो क्या अलामत आना शुरू होती है और इसका इनक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? हम बात ये कि जब टीबी फैलती है किस वजह से, एयरबॉर्न की वजह से, इंसान खांसता है, छींकता है या चीखता है। अच्छा। तो उनसे एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये होता है बेसिकली बलगम में। बलगम में इसके जरासीम होते हैं। ज़्यादा डेंजरस पल्मोनरी होती है, चेस्ट की होती है, लेकिन ये बॉडी में कहीं भी हो सकती है। अच्छा। नेल और हेयर के अलावा कहीं भी हो सकती है, नाखून और बाल के अलावा कहीं भी हो सकती है ये। और ज़्यादा चांसेस इसके एयरबॉर्न के ही है। हाँ, कुछ मिसकॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि हाथ मिलाने से या एक साथ खाना खाने से या एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करने से, सलाइवा से, फीडिंग मदर अगर है उसको भी, तो इनसे नहीं फैलता। अच्छा, यानी कि अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गई है और उसके साथ रहने से, खाने पीने से नहीं लगती? नहीं है इस तरह से। अच्छा, एयरबोर्न डिजीज है जब तक वो सलाइवा या बलगम के थ्रू दूसरे में ट्रांसफर होगी? जी, जब तक वो खांसेंगे नहीं या छींकेंगे नहीं या शाउट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं फैलती। अच्छा, सही। अच्छा, और अच्छा, वैसे आपने अभी ये बताया कि डिफरेंट अकसाम की होती है हेयर एंड नेल्स के अलावा, तो मुझे डिफरेंट अकसाम भी डिस्क्राइब करते चलें। दो में डिवाइड किया गया है टीबी को, एक पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी है। यानी पल्मोनरी का जो लंग्स में है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो लंग्स के अलावा है। इवन ये कि लंग्स के अतराफ में एक झिल्ली होती है प्लोरा, उसकी भी टीबी होती है। अच्छा। जी, मेनिंजेस की भी, दिमाग की भी टीबी होती है, पेट की भी टीबी होती है, स्किन की भी टीबी होती है। अच्छा। गुदूद की भी टीबी होती है, स्पेशली सर्वाइकल गर्दन के गुदूद है उनकी बहुत अभी ज़्यादा मैंने होती है। क्लास डेज में कुछ एक पेशेंट देखा था, उसके जो ना नोट्स बने हुए थे कि वो ट्यूबरक्लोसिस हो गया उसका। अच्छा अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, जब इनक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो गया तो फर्स्ट पेशेंट क्या अलामत देता है?
देखिए सर, जब एक पेशेंट में ट्रांसफ़र हो गया जरासीम तो उसको तकरीबन 15 डेज लगते हैं अलामात आने में। अच्छा। ठीक है ना, 15 दिन उसको होते हैं। और उसमें सबसे पहले खांसी बलगम के साथ भी होती है, बलगम के बिना भी हो सकती है, ड्राई कफ भी हो सकती है, हल्का बुखार आना, वजन का गिरना तेज़ी में, रात को बहुत ज़्यादा पसीना होना, कमज़ोरी महसूस होना, भूख ना लगना, अच्छा। ये सारी इसकी अलामात है। कि अगर ये अलामात हैं तो फ़ौरन आप इन्वेस्टिगेट कराएं, फ़ौरन पेशेंट का एक्सरे करवाएं, और फिर जो डॉक्टर कहता है अगर मज़ीद टेस्ट है तो बाद में आपको बताऊंगा कौन कौन से टेस्ट जी मज़ीद जी, होते मुझे हैं। ये लैब इन्वेस्टिगेशन भी बताते जाएं, आप कंफर्म करने के लिए क्या कौन से टेस्ट करवाए जाते जी, हैं? सबसे पहले तो हम एक्सरे में देखते हैं, अगर उसमें इन्फेक्शन आता है फिर हम स्पूटम का एग्जामिनेशन करवाते हैं, अच्छा। बलगम का टेस्ट करवाते हैं। कि बलगम में पहले तो एक होता था डायरेक्ट स्मीयर, डायरेक्ट जो स्पूटम फॉरेबी डायरेक्ट स्मीयर कहलाता था, जिसमें अगर जो हमने सैंपल उसमें 5,000 तक जरासीम होंगे तो उसमें डिटेक्ट करता था। अच्छा। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब एक आता है जीन एक्सपर्ट। अब वो जीन एक्सपर्ट से अगर उसमें 30 अगर उनका कार्ट्रेजेस होते हैं और अल्ट्रा कार्ट्रेज में अगर 30 एफ बी होंगे उस स्लाइड में तो वो डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा। तो और 2 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो अगर पेशेंट को ये अलामात होती है तो आप आएँ, टेस्ट करवाएं, और मेरे ख्याल 1 दिन बाद ही आपको मालूम हो जाएगा उसको टीबी है या नहीं है। एक मॉन्टॉक्स टेस्ट भी होता था ना साथ में? देखिए 2 किस्म की टीबी होती है, एक एक्टिव टीबी होती है और एक लेटेंट टीबी होती है। अच्छा। ठीक है ना। ये एक्यूट क्रॉनिक वाला कैसे? नहीं एक्यूट क्रॉनिक वाला नहीं अच्छा, है। वो अलग है। लेटेंट टीबी वो होती है कि अगर इंसान के में जिस्म में जरासीम तो हैं मगर वो इतने डेंजरस नहीं है कि वो डिजीज़ क्रिएट करें, सिर्फ वो इन्फेक्टेड है। तो मोंटॉक्स टेस्ट में वो पॉजिटिव उन्हीं में आता है जो कि जिसमें ये होता है, जैसे बीसीजी वैक्सीनेशन जब बच्चों में कराते 5 साल तक उनका पॉजिटिव आता रहता है, इसलिए हमने उनको दिया हुआ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो वो भी पेशेंट का अपना डिफेंस मैकेनिज्म उनके अगेंस्ट लड़के उनको ख़त्म भी कर देता है जी। बट एक्टिव टीबी में तो पेशेंट को सिम्टम्स के साथ आता है, और लेटेंट टीबी कोई डेंजरस नहीं है, ना ये ट्रांसफर होता है ना कुछ होता है। जो मोंटॉक्स टेस्ट है वो डायग्नोस्टिक नहीं है, एडल्ट में वो बिल्कुल डायग्नोस्टिक नहीं है, ये सिर्फ शो करता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है। इससे एक और भी टेस्ट आता है आइग्रा, वो भी है, लेकिन अब पाइपलाइन में और भी चीज़ें हैं जो आ रही हैं। WHO उस पर भी फंड कर रहा है कि प्रिवेंशन के लिए भी वो ट्रीटमेंट दे रहा है। राइफापेंटिन एक मेडिसन है, वो लेकर आ रहे हैं, कुछ अर्से में पाकिस्तान में भी आ जाएगा, और वो भी उनकी भी ट्रीटमेंट देंगे ताकि उनको टीबी ना हो। अभी भी हम बच्चों में जो इनके इसमें पॉजिटिव पेरेंट्स होते हैं उनको 6 मंथ्स के लिए हम INS देते हैं, लेस देन 5 years old। अच्छा, आपने जो ये BCG के टीके का जिक्र किया, तो बेसिकली ये तो बचपन से सबको लग जाता है, उसके बावजूद भी फिर टीबी होने के खतरात मौजूद होते हैं? होता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं करता है। कर तो देते हैं, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि उसमें इम्यून सिस्टम वैसे ही डाउन हो जाता है। प्लस ये कि अब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, डेफिनेटली तो इम्यूनिटी तो वैसे वीक हो जाती है। वैसे वीक हो रही है। ओके ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, जब किसी पेशेंट को डायग्नोस हो गई टीबी, अब उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग सिम्टम्स घर में किया जाता है या हॉस्पिटलाइज करके किया जाता है? नहीं ये अमूमन घर पे किया जाता है। अच्छा। पेशेंट्स को ज़्यादातर पेशेंट्स 99% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, अब टीबी भी अब एक MDR टीबी आ गई है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और एक टीबी है जो चल रही है जो फर्स्ट लाइन थेरेपी को रिस्पॉन्ड करती है। अच्छा। ठीक है ना। तो जो ज़्यादातर पेशेंट फर्स्ट लाइन थेरेपी के होते हैं और उनको एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती अनटिल अनलेस उनकी वो बहुत लेट हो जाते हैं और वो घर में बैठे रहते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो कुछ नहीं कर रहे, खांसी हो रही जब तक उनके लंग्स बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते तब तक वो घर से नहीं निकलता है, तो उनमें इशू आता है, उनको फिर एडमिट करना पड़ता है, वरना अदरवाइज पेशेंट को घर पे ही अच्छा, मेडिसिन ये देते हैं। एक बात बताएं, जैसे खांसी की आपने बात करी, क्या दूसरे लोग फील करते हैं कि खांसी नॉर्मल से हटकर है? देखिए नॉर्मली जो हमें किसी की वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, फीवर फ्लू वगैरह, उसमें खांसी का एक अंदाज होता है, क्या इसकी खांसी में कोई ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को फील होती है कि समथिंग इज रॉन्ग? जी बिल्कुल, सिर्फ खांसी नहीं होती, पेशेंट का वेट भी लूज हो रहा होता है अच्छा। और उसका भूख भी कम हो रही होती है, बिल्कुल कमज़ोर महसूस होता है, और खांसी का बल्क स्पुटम भी काफ़ी मिकदार में आता है। अच्छा, और वो जगह जगह हम तो मना करते जगह जगह ना थूके, इसलिए कि वो स्पुटम जब स्पिट करते हैं उसी से काफ़ी लोगों को फैल जाते हैं। वो कहते हैं कि एक टीबी का मरीज़ 10 से 15 नए मरीज़ बनाता है। अल्लाह अकबर, यानी कि इतने ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा दीन हमारा मजहब कहता है उस हवाले से भी हमें ख्याल करने की जरूरत है। नज़र हम जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि हमें ट्यूबरक्लोसिस के मर से बचना कैसे, अगर किसी को हो गया तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अगर कोई बीमारी छोटी होती है तो जल्दी ट्रीट हो जाती है, ना कि आप उसको बढ़ाएं या डॉक्टर के पास ना जाएं, तो वो बड़ी हो जाती है और मुश्किल से ट्रीट होती है।
और सबसे बड़ी बात जो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर एक ट्यूबरक्लोसिस का मरीज़ खांसने या चीखने में एहतियात नहीं करता तो वो नए 10 से 15 मरीज़ पैदा कर सकता है। तो इसलिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कीजिए कि जब भी खांसे या छींके तो हमेशा अपने हाथ से या अपने किसी कपड़े से, रुमाल से अपने फेस को कवर रखें ताकि कोई दूसरा इस बीमारी में मुब्तला ना हो। ठीक है ना डॉक्टर साहब, ऐसी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि जब किसी को हो जाती है टीबी तो इसका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो किस तरीके से होता है, कितने मंथ का होता है? ये कम से कम 6 मंथ्स का होता है। अच्छा, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, अदर देन जो हड्डियों की टीबी है और टीबी मेनिंजाइटिस जो दिमाग की टीबी होती है वो 1 साल तक करते हैं। अच्छा, बट जो पल्मोनरी टीबी है, जो चेस्ट की टीबी होती है वो 6 मंथ्स में, और ज़्यादातर पेशेंट्स क्योर्ड हो जाते हैं और बहुत अच्छा रेट है, अभी सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, 68 to 80% है। अच्छा, जो आप इस तरीके से बता रहे हैं चेस्ट की, चलें वो तो खांसी है और इसका पूरा एक ओवरऑल सिम्टम्स आ रही हैं, अगर पेट में या बोन्स वगैरह में हो रही है तो पेशेंट को क्या सिम्टम्स आती हैं? पेन होता है पेशेंट को, बहुत शदीद पे उल्टियाँ होती हैं, हार्ट बर्न हो रहा होता है, बार बार एसिडिटी, बहुत गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है उनको। अच्छा। फिर उसका जब इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो उसमें फिर आता है कि पता चलता है, और सबके अलग अलग इन्वेस्टिगेशन है, डिफरेंट सबकी अलग अलग। अच्छा, जब आपने कहा कि ट्रीटमेंट 9 मंथ्स का भी है, 6 मंथ का भी, तो जब ये पेशेंट क्योर हो जाता है क्या दोबारा होने के खतरात होते हैं? बिल्कुल होते हैं, अगर पेशेंट एहतियात ना करे। उसी के पेशेंट को जब टीबी हो जाती है तो एक स्टडी है कि अराउंड 20% वीकनेस रह जाती है लंग्स में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं खाना पीना और अच्छा रखे, अपने हेल्थ का कॉन्शियस रहे, लेकिन अगर वो नहीं रहते तो इनकी इम्यूनिटी डाउन होती है और उनको दोबारा टीबी होने के चांसेस हैं। और अच्छा, आप हेल्थ की बात करें तो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं जो कि पेशेंट्स को लेनी चाहिए और किन ग़िज़ाओं से अवॉइड करना चाहिए? ये फ्रूट लें, फ्रूट्स पेस्ट है, सब्जियां लें, हर चीज़। हम टीबी के लिए हम किसी उसका मना नहीं करते सिवाय ठंडी चीज़ें और चटपटी चीज़ों को, स्पाइसी। अच्छा, मिर्च मसाले जो कि वैसे ही खराब सही नहीं है, उनका हम मना करते हैं। बाकी वो हर चीज़ खाए, अनाज खाए, घर का बना हुआ ले, घर का बना हाइजेनिक फूड ले, तो उससे वो लेते रहें कि फ्रूट्स लें, सब्जियां लें, ताकि उनकी बॉडी मसल मास बनता रहे। जिसमें मसल मास बहुत ज़्यादा लूज होता है, जब मसल मास बनेगा पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो उनको चांसेस कम होते हैं। अच्छा, आप अभी कि हम क्योंकि बात कर रहे हैं लंग्स के हवाले से टीबी की, तो लंग्स को किस हद तक ये डैमेज कर देती है? लंग्स को तो देखें, जब टीबी से एयरबॉर्न है सबसे पहले लंग्स में ही जाती है और एल्वोलाई में ये डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। अच्छा, ठीक है, और वहीं पे उसको 2 to 15 डेज लगते हैं उनको डिवाइड होने में, और वहीं पे सबसे पहले वो डैमेज करना शुरू करती है। ठीक है, इसके बाद फिर वहाँ से वो या तो लिम्फ नोड के थ्रू या ब्लड के थ्रू, अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी होते हैं तो इधर उधर चली जाती है, लेकिन ज़्यादातर लंग्स में ही इफेक्ट करती हैं और लंग्स को ही डैमेज करती हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम चेस्ट स्पेशलिस्ट यहाँ पे तो हम पल्मोनरी टीबी पे बात करें डेफिनेटली। अच्छा, ये अगर एक्यूट और क्रॉनिक की बात करूँ इसमें तो क्या सिम्टम्स होती हैं दोनों में? भाई क्रॉनिक में भी यही होता है कि भाई खांसी बहुत होती है, बुखार हल्का हल्का रहता है, और पेशेंट को सांस में भी तकलीफ हो जाती है क्रॉनिक में। इसलिए कि लंग डैमेज होते हैं क्रॉनिक में, स्लोली है तो ये क्रॉनिक डिजीज ही। अच्छा, ये है क्रॉनिक डिजीज। तो इसमें पेशेंट का अगर डैमेज ज़्यादा हो गया तो इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी, और उसमें कभी कभार सीटियों की आवाज़ें भी आती हैं जो कि अस्थमा के मरीजों में आती हैं, तो कभी वो भी सांस जब्त होती है, तो ये भी होता है। बट बेसिकली इसमें तो खांसी बहुत ज़्यादा होता है, बुखार आता है, नाइट स्वीट्स होती हैं, वज़न तेज़ी में गिरता है। तो जैसे ही अलामत हो तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल आएँ और अपने इन्वेस्टिगेट करवाएं। अच्छा, तो आप जब ये बात करें कि रात के टाइम पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो क्या मरीज़ का सांस वगैरह भी फूलता है? क्योंकि लंग्स वो डिपेंड करता है कि लंग कितना डैमेज हुआ है। अच्छा, लेकिन जब से ये न्यू इन्वेस्टिगेशन आई है जीन एक्सपर्ट, उसके बाद बहुत आसानी हो गई है कि पेशेंट को बहुत अर्ली हम डायग्नोस कर लेते हैं। इवन ये कि अभी इनका एक्सरे भी बिल्कुल नॉर्मल ही होता है, पेशेंट पहले जैसा हो जाता है। अच्छा, बहुत मामूली सा उसमें इन्फेक्शन होता है और वो बिल्कुल आफ्टर 6 मंथ्स ये बिल्कुल ऐसे हो जैसे पहले। अच्छा, बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये जो बात कर रहे हैं जीन के हवाले से, तो क्या ये मौरिसी तौर पे भी मुंतकिल होती है, लोगों में मौजूद होती है, कुछ ऐसा है? नहीं, यानी कि वो इसका जम्स ट्रांसफर होना जरूरी है? जम्स एयरबोर्न के थ्रू ही ट्रांसफर होता है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक बात बताएं, क्योंकि आपने लंग्स के डैमेज होने की बात की, अब ट्यूबरक्लोसिस के मरीज को अमूमन स्प्यूटम में ब्लड भी आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कम, तो आप क्या समझते हैं, क्या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का कोई किरदार है इसमें? बिल्कुल है। अच्छा, हम भेज सकते हैं उनके पास, लेकिन अगर पेशेंट ऐसे आते हैं तो पहले तो उनको एडमिट करके हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे मरीजों को फिर एडमिट करते हैं जिनको हेमोप्टासिस बहुत ज़्यादा हो रही है, बलगम खून बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो फिर हम उनको एडमिट करते हैं और अगर ज़रूरत होती है तो फिर हम बिल्कुल उनको रेफ़र करते हैं उनको, और वो करते हैं, कैद करते हैं उनकी।
ठीक है, ठीक है। और नाज़रीन अगर हम बात किया कि आज इस मौजू पे हम बात करें, हमारी कोशिश होती है कि इस छोटे से टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें। आज हम बात कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के मर्ज़ में, और ये वो मर्ज़ है जो हमारे पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दुनिया के दूसरे ममालिक में बेशक ये कम हो रहा है, लेकिन हमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक के मिलते हैं, ब्रेक के बाद। नाज़रीन हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और डॉक्टर आमिर हारून हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डिटेल से बता रहे हैं, क्योंकि ये बताने का मकसद होता है कि अगर आपको खुदा न खास्ता अपने अंदर या अपने लोगों में किसी किस्म की कोई अलामत मिले तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि तकलीफ जो छोटी होती है वो जल्दी ट्रीट हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, एक बात बताएंगे जो मुझे पेशेंट्स के हवाले से बात करूँ कि जब किसी को डायग्नोज हो जाता है कि टीबी है, अब उसको अगर घर में ट्रीट किया जाता है तो घर वाले भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक बात ये कि आप कैसे काउंसलिंग करते हैं, और दूसरी कि इनको जब हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो वो प्रॉपर जो स्टाफ उसको ट्रीट करता है, डॉक्टर्स, तो क्या उनकी वैक्सीनेशन हुई होती है? ठीक। अच्छा, होता ये है कि घर में जब हम पेशेंट, ज़्यादातर पेशेंट घर पे ही ट्रीट होता है। अच्छा। ठीक है ना। अभी पेशेंट मेंटली तौर पे खुद भी तो डिस्टर्ब होता होगा सुनकर पहले। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। बहुत से पेशेंट रोने भी लगते, खास तौर पर यंग लड़कियाँ वो रोने भी लगती हैं। Definitely, ये बात ही ऐसी है। टीबी हो गई है, बट टीबी क्योरेबल है। बल्कि मेरे पास पेशेंट एक अल्हम्दुलिल्लाह। आई थी, टीबी प्लूरा से पेशेंट आई थी, और उसके 1 महीने के बाद शादी थी। अच्छा। जी बिल्कुल। और उसका मैंने फ्यूचर मैंने टैप किया था, उसका टेस्ट कराया, उसके टीबी निकले थे, तो टीबी आई, तो फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उनको मैंने पूरी काउंसलिंग की थी। क्या देखिए- सिम्टम दी थी उसने, आपने ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करवाया? नहीं, उन्होंने आके चेस्ट पेन की कंप्लेंट की थी। उन्होंने वो आई जब वो एक्सरे लेके आई थी मेरे पास, तो अच्छा, एक्सरे लेकर आई तो उसमें उनका फ्यूजन आ रहा था, ओह अच्छा। तो वो पानी आ रहा था फेफड़ों में, तो उसको मैंने पानी निकाल के टेस्ट किया, तो उसमें उनका टीबी आई। अच्छा। तो फिर मैंने उनका वो, अब वो जब हुआ तो वो रोने लगी कि भाई मेरा तो 1 महीने के बाद शादी है। तो मैंने कोई बात नहीं, शादी है तो कोई इशू नहीं है, आप हो जाएंगे ठीक। बाद में वो अपने शौहर के साथ आते थे, उन्होंने अपना कंप्लीट किया इलाज और बिल्कुल क्योर हो गई, बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वाटर फ्यूजन की बात की, तो ये ट्यूबरकुलोसिस में जो है वो सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस की ही वजह से आ रहा था कि हार्ट की डिस्टर्बेंस साथ में थी कोई? नहीं, ये देखें, जो हार्ट की वजह से जो पानी आता है वो दोनों लंग्स में आता है। अच्छा। जो टीबी की वजह से आता है वो एक लंग में आता है। ओके ओके, ठीक है ना। तो और इस हवाले से जो मैंने पूछा था, जब पेशेंट को ट्रीट करते तो स्टाफ और डॉक्टर्स क्या प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है? देखें, इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन एहतियात करते हैं, मास्क लगाते हैं, 95 मास्क लगा रहे होते हैं, प्लस सनलाइट में 5 मिनट अगर आप खड़े रहते हैं तो 50% जरासीम मर जाते हैं, और अगर 20 मिनट्स खड़े रहते हैं तो 100% खत्म हो जाता है। यानी कि धूप इतनी कीमती है। जी बिल्कुल। तो इसमें स्टाफ ये करते हैं, बल्कि हम खुद भी जब पढ़ रहे होते यही कर रहे होते थे कि पेशेंट देके फिर हम जाके धूप में खड़े हो जाते थे, अच्छा, ताकि जितने भी अगर जिस्म में कोई जरासीम है, कपड़ों पे कोई जरासीम लग गया है तो वो उसी वक्त खत्म हो जाए। क्योंकि वो जो एक पूरा वार्ड होता है उसमें डेफिनेटली ट्यूबरकुलोसिस के ही मरीज होते हैं। बिल्कुल, हाँ, टीबी के मरीज हम हर जगह एडमिट करते भी नहीं है। कराची में सिर्फ 2 जगह हैं, गोझा और जेपीएमसी, अच्छा, जहाँ के टीबी के पेशेंट गोझा सैनिटोरियम जो है। गोझा सैनिटोरियम। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो ये हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, तो आप लोग क्या आगाही सेमिनार्स या कैंप्स वगैरह अरेंज करते हैं इसके? बिल्कुल करते हैं, कैंप्स भी अरेंज करते हैं। अच्छा, क्या तरीक़ेकार होता है, कब कब किए जाते हैं? कोई इसका टाइम पीरियड तो नहीं होता कब कब, बट ये ग्रीन स्टार है, ये भी WHO फंडेड है NGO, उसके साथ मिल के हम लोग करते हैं। और एक 1.5 माह पहले मैंने फेडरल एरिया में मैंने भी की थी, तो उसमें उनका पोर्टेबल एक्सरे मशीन है, जो कि उनके जैसे पहले आया था ना, उसके यूनुस खान के जो गाड़ी में लगी हुई थी एक्सरे मशीन, तो वो लेके जाते हैं, फिर स्पूटम टेस्ट भी करते हैं वहीं पर ही। वहीं पे पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट, अगर किसी का डायग्नोस हो जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। तो कैंपिंग्स उनकी काफ़ी हो रही हैं, प्लस अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी बहुत हो रहे हैं, और उसका डे भी बनाया जाता है 24 मार्च ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि हम इस हवाले से बात करें कि ट्यूबरकुलोसिस में जो है लंग्स डैमेज होते हैं, अब पिछले दिनों जो कोविड का मामला था उस वक्त इतने ज़्यादा ये केसेस इस हवाले से था कि स्पीडम बहुत ज़्यादा हार्ड होके जो लंग्स में जम रहा है, लोगों की डेथ जो रही, वो क्या था? वो अलग चीज़, उसमें जरा मुझे नमूनिया बताएं। हो रहा था, उसमें नमूनिया हो रहा अच्छा। था। जी, वो अलग। उस वक्त तो पेशेंट घर से बाहर निकल ही नहीं रहे थे, और इवन ये कि टीबी के केसेस भी बिल्कुल कम हो गए थे, पेशेंट डर रहे थे, हॉस्पिटल आने में भी डर रहे थे। वो बिल्कुल ही अलग ही उनकी वजह, वो हर तरह से फैल रहा था कि कहीं हाथ भी लगा दिया तो फैल जाता था, हमें मास्क लगा के और पूरा गाउन पहन के और जाना पड़ता था उन पेशेंट के पास। तो वो डबल नमूनिया बायलेटरल नमूनिया वो कर देता था,
तो उस उनकी ज़्यादातर डेथ इसी वजह से हो रही थी। अच्छा अच्छा, स्प्यूटम जो हार्ड होके लोगों के लंग्स कवर कर रहा है, ये वो उस टाइप की जो थी? नहीं, वो एस्पिरेशन नमूनिया भी हो रहा था, वो अलग अलग हो रहे थे पेशेंट को, लेकिन टीबी नहीं हो रही थी उसमें ट्यूबरकुलोसिस उसमें नहीं हुआ था। वो बेसिकली उसमें जो कॉम्प्लिकेशन हो रही थी नमूनिया की वजह से हो रही थी। नमोनिया के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मुझे बताएं कि क्योंकि हम इस हवाले से आपसे बात कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये मर्ज बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आप क्या बता दें कि मतलब पूरे अगर ईयरली आप इसका सर्वे करें तो एक साल में कितने पेशेंट कवर्ड हो जाते हैं, मतलब कितने जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं कि कितने पेशेंट हैं? देखिए नेशनल लेवल में तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि हाँ, तो लेकिन फिर भी कहते हैं 45% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो नहीं है, यानी वो भी आ नहीं रहे हमारे पास। अच्छा, पहुंच ही नहीं रहे हम पता ही नहीं है कि पास, हमें पता ही नहीं है ये हमारे पास है, ठीक है ना। तो 45% ऐसे पेशेंट हैं कि भाई जो हमारे पास आ रहे हैं हम उनको तो कर रहे हैं, लेकिन एक WHO की रिसर्च है कि अभी भी 45% पेशेंट्स वो हम तक पहुंच ही नहीं रहे। ओके, तो ये लोगों को अवेयरनेस मैसेज आप किस तरह देना चाहेंगे कि लोग अपने आप को क्या फील करके देख सकते हैं कि हमें हमारी जो सिम्टम्स हैं ये डिफरेंट है, कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करें कि अल्लाह ना करे कोई ट्यूबरकुलोसिस का तो केस नहीं है? बिल्कुल, हमने कहा कि अगर खांसी है 15 दिन हो गए, अगर नॉर्मल एक पेशेंट एक है शख्स, उसको 15 दिन से खांसी है, बुखार आ रहा है, भूख कम हो गई है, वज़न तेज़ी में गिर रहा है, तो वो आए और टेस्ट कराए। इवन अगर 15 दिन नहीं भी हुआ, अगर 15 दिन से कम भी हुआ, लेकिन पेशेंट डायबिटिक है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है या इसके साथ कोई और बीमारी है, जैसे गुर्दे की बीमारी या जिगर की बीमारी है, तो वो आए और अपना टेस्ट कराए, बलगम का टेस्ट कराए, एक्सरे करवाए, तो उसमें अगर डायग्नोस होता है तो फ़ौरन उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद ये कि वो तरीके से ठीक हो जाता है। ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम बात करें कि पाकिस्तान में क्या इसका रेशो, अब मुझे ये बताएं कि क्योर कितने पेशेंट हो जाते हैं और डेथ रेशो क्या है इस हवाले से? डेथ रेशियो तो बहुत कम है। जो 2022 का जो है ये स्टडी, वो 1 लाख में से 22 पेशेंट, अच्छा, यानी 0.22% जितने 0.21 और 0.22%, यानी क्योर हो जाती। 0.021 और 0.022, और सक्सेस रेट तो इसका 65 to 80% है। अच्छा, लेकिन बात है कि पेशेंट हम तक आ जाए, पेशेंट आ जाओ। अच्छा, वो जो आप ट्रीटमेंट करते हैं कंटिन्यू 6 मंथ या 9 मंथ्स का जैसा आप 6 बता मंथ्स रहे थे? का होता है, 6 मंथ्स होता है इनिशियली, और हम वही कर रहे होते हैं, 6 मंथ्स की हमें होता है। बट ठीक है, अगर हमें किसी को लगता है कि इसको अगर हम ATT ज़्यादा दे दें, मेडिसिन ज़्यादा दें, तो वो और क्योर हो जाए, वो बेहतर हो जाएगा, उसको जितना डैमेज हो तो उसको हम बचा सकते हैं। या फिर अगर ब्रेन की TB, मेनिंजाइटिस या हड्डियों की TB है, तो उसमें तो है ही 1 ईयर। अच्छा, 1 साल का। ठीक ठीक है ठीक है। डायरेक्टर, जिस तरीके से आज हम ट्यूबरकुलोसिस पे बात कर रहे हैं, आपको अवेयरनेस देने का मकसद ये होता है कि अगर आप अपने में या अपने लोगों में किसी किस्म के अलामत देखते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए कि देखें, क्योंकि ये ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा मर्ज है, अगर ये फैलने लगता है तो फिर उसको मुश्किल से केयर किया जाता है, लेकिन क्योंकि 6 मंथ और 9 मंथ्स के ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम्स होते हैं, तो लिहाजा ख्याल कीजिए अपना भी, आप लोगों का भी, और इस प्रोग्राम के बारे में लोगों को ज़रूर बताया कीजिए जो कि नहीं जानते कि हमें किस डॉक्टर के पास किस बीमारी के मर्ज में जाना है, तो ये भी एक सदका जारिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मुझे पाकिस्तान में हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो आगे आने वाले वक्तों में आप क्या समझते हैं, हमारे पाकिस्तान से ये मर्ज खत्म होने जा रहा है या मजीद बढ़ने के चांसेस दिखते हैं? नहीं, ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा, जितना तेज़ी में इसमें काम हो रहा है तो ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, अल्लाह करे जी इंशाल्लाह। बिल्कुल, इसलिए कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अब जीन एक्सपर्ट आ गया, और जीन एक्सपर्ट के इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट ने लगवाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पेशेंट का वहाँ से टेस्ट हुआ, जो कि एक अगर प्राइवेट लैब में कराने जाओ 4 से 5 हज़ार का एक टेस्ट होता है। अच्छा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसका क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरीके से किया जाता है? बाय ब्लड किया जाता है? नहीं, स्पूटम स्प्यूटम से? स्पूटम से भी किया जाता है। कहीं भी सिक्रीशंस होती हैं, अगर फ्लूइड कहीं जमा हो गया है, वो फ्लूइड भी उनको देते हैं, तो उसमें से भी उसका भी जीन एक्सपर्ट होता है। अच्छा, तो उससे ये हो जाता है कि पेशेंट को है या नहीं? उससे हो जाता है, लेकिन अगर उसमें नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव आ जाता है, जिन 75 to 80% चांस होता है कि उसमें पॉजिटिव आ जाता है अगर TB है तो। अगर नहीं आता तो फिर हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स पे रखते हैं, और अगर एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं देता तो फिर हम उसको फिर TB की दवाई मेडिसिन। अच्छा, आपने देखा कि 6 मंथ का या 9 मंथ का कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट, पेशेंट क्योर हो गया, अगर अल्लाह न करे पेशेंट को ये बीमारी दोबारा होती है, तो आप क्या समझते हैं कि उससे ज़्यादा सिम्टम्स के साथ आती है या वही सूरत हाल होती है? डिपेंड करता है। अच्छा, वो किस तरह? डिपेंड कि पेशेंट ने अपना लाइफ स्टाइल और कैसा रखा है। अच्छा, इसके बाद भी एहतियात की ज़रूरत होती है? बिल्कुल एहतियात की ज़रूरत है, इसलिए अभी तो ड्रग रेजिस्टेंट TB भी आ गई है। अच्छा, अगर किसी को एक बार TB हो गई है तो उसका इम्यूनिटी वैसे ही डाउन हो गई है, डिफेंस मैकेनिज्म वैसे ही डाउन है,
तो दूसरी बार टीबी में चांसेस ज़्यादा होता है ड्रग रेजिस्टेंस के। जब पहली बार टीबी होती है तो हम जो ड्रग देते हैं, जो फर्स्ट लाइन की थेरेपी होती है, वो उसमें सही काम करती है, बट दूसरी बार में रेजिस्टेंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बलगम के टेस्ट का यही फ़ायदा है जीन एक्सपर्ट का कि उसमें ड्रग की रेजिस्टेंस भी बताता है। रिफाम्पिसिन से एक दवाई है रिफाम्पिसिन जो इसमें दी जाती है, तो वो इसका रेजिस्टेंस भी शो करता है कि अगर सेंसिटिव है या रेजिस्टेंस, यानी ये दवाई पेशेंट में काम करेगी या नहीं करेगी, ये भी वो शो कर देता है। अगर पॉजिटिव पेशेंट है तो साथ में ये भी बता देता है कि ये दवाई इसमें काम करेगी या नहीं करेगी। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को ऑलरेडी डायबिटिक है या हाइपरटेंशन है या अल्लाह न करे कार्डियक इशू है, उसको अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, तो एक नॉर्मल बंदे के मुकाबले में उसके मुकाबले में सिम्टम्स में कोई फ़र्क होता है? मतलब कि इसकी सीवियर होंगी, इसकी लाइट होंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। लेकिन अर्ली के चांसेस, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं अच्छा। डायबिटीज़ में। और डायबिटीज़ में क्योंकि देखिए ना, डायबिटीज की और हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन है वो तो कंटिन्यू डेली लेनी है, 2 टाइम से 1 टाइम लेनी है, तो उस हवाले से फिर किस तरीके से मैनेज किया जाता है मेडिकेशन को? कि भाई डायबिटोलॉजिस्ट से या कार्डियोलॉजिस्ट से वो ट्रीट करवा लें अपने डायबिटीज़, और लेकिन कंट्रोल रखें। अच्छा। डायबिटीज शुगर लेवल कंट्रोल रखें, इसलिए कि अगर शुगर बढ़ी हुई होती है तो कोई मेडिसिन काम नहीं करती, इसलिए वो इम्यूनिटी ही डाउन कर देती है। तो हम यही कहते हैं कि शुगर लेवल अपना कंट्रोल रखें। बाकी टीबी का इलाज हम कर रहे हैं और हम चेक करते रहते हैं उनका एवरी, यानी सेकेंड मंथ पे हम उनका स्पुटम दोबारा करवाते हैं। अच्छा। जी, वो फिर डायरेक्ट इसमें करवाते हैं, फिर एक्सरे भी करवाते हैं, फिर 5th मंथ पे करवाते हैं, फिर 6th मंथ में भी करवाते हैं। तो उनको बार बार हम टेस्ट करते रहते हैं कि पेशेंट के प्रोग्रेस क्या है पेशेंट के, तो हर पेशेंट के साथ हम ये करते हैं। अच्छा, जो आपने ये प्रोग्रेस की बात की कि जब अगर पेशेंट जब प्रॉपर ट्रीट हो जाके चला जाता है, तो भी आपके फॉलोअप में रहता है कि आपने उसको बताना होता है कि आपने इतने मंथ बाद आके अपना चेकअप कराना है? जी, हम कहते हैं उनसे एवरी मंथ आया करें, अपना चेकअप करा लिया करें, और बहुत से कॉन्शियस होते हैं वो आते भी हैं। अच्छा, और ये बताएं कि जब किसी को पता चल जाता है कि जी ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, पेशेंट जो मैंने शुरू में बात की थी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है, क्या साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट करना पड़ता है आपको? नहीं, ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग करते आप हैं। खुद ही कर लेते हैं? जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें काउंसलर भी रखा गया है। वो काउंसलर वो सब उसको समझा रहा होता है, और हम खुद भी समझाते हैं कि इसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो एक सबसे बड़ी बात क्यूरेबल है। जो एक ज़माना था कि टीबी बहुत खतरनाक मर्ज हो गया था, अब तो इसका इलाज पूरा आ गया है, अब कोई इशू नहीं है, आप कर लें। लेकिन ना हम उनसे ये कहते हैं जॉब से छुट्टी लें, हम ये भी नहीं कहते हैं, बस उनसे कहते हैं कि 15 दिन थोड़ा एहतियात कर लें। 15 वैसे तो 1 वीक में टीबी के आफ्टर ट्रीटमेंट के दौरान जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो विद इन अ वीक बलगम से टीबी के जरासीम खत्म हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन हम उनको फिर भी कहते हैं 15 दिन तक एहतियात करें। आफ्टर 15 डेज आप नॉर्मल लाइफ गुजारें, लेकिन जॉब वगैरह ना छोड़ें, कुछ ना करें, अपने आप को बिजी रखें और मेडिसिन लेते रहें। काफ़ी डॉक्टर्स को भी हुआ है, मेरे साथ कितने डॉक्टर्स को हुआ है, वो हमारे साथ काम भी करते थे और मेडिसिन खा के भी आते। अच्छा, फिजिकल पिक्चर अगर आप किसी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को देख के बता देंगे इसकी टीबी, तो वो क्या पिक्चर होता है इसका? वेट लॉस, दुबला पतला सा मरीज, लेकिन ज़्यादातर ऐसे जो होते हैं दुबले पतले से आते हैं वो एडिक्ट भी होते हैं। अच्छा जी, और एडिक्शन भी एक वजह है टीबी की वजह से, वो भी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन कर देती है। तो बिल्कुल दुबले पतले से देख खांस रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बलगम स्पिट कर रहे होते हैं, और लेकिन और भी वजह होती हैं, सिर्फ ये एक वजह नहीं होती, लेकिन फिर उनका हम टेस्ट कराते हैं। अच्छा, चूंकि ये लंग्स अफेक्टेड है, तो जो लोग स्मोकर होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो उनका क्या सूरत हाल होती है इस हवाले से? देखें, उनके लंग्स वैसे ही कमज़ोर होते हैं। अच्छा। जो स्मोकिंग की वजह से जो लंग डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, वो फिर सही नहीं होता है। लेकिन और अगर वो साथ में होता है तो इसमें तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि टीबी हो जाते हैं। एक से ही वैसे एक लंग स्मोकिंग वजह से एक बीमारी हो जाती है, इसको COPD कहते हैं, वो ज़्यादा सांस के साथ और आता है, उनको सांस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं साथ में टीबी भी हो जाती है। अच्छा जी, बहुत चांसेस कि वो वैसे इम्यूनिटी उनकी डाउन हो जाती है। तो मैं बार बार अपने पेशेंट से यही काउंसलिंग करते हैं, भाई सिगरेट नहीं पीनी, सिगरेट बिल्कुल नहीं पीनी है, और अगर वो कोई एडिक्ट है तो फिर उनके लिए तो फिर एहतियात, बल्कि हम HIV भी कराते हैं पेशेंट को। अच्छा। स्क्रीनिंग भी कराते हैं, और अगर कोई HIV का पेशेंट होता है तो उसके भी ट्रीटमेंट के लिए सिविल हॉस्पिटल भेजते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पाकिस्तान में है रेशो इस टाइप के पेशेंट्स? मेरे पास लास्ट ईयर एक पेशेंट आया था। जी, तो इसका HIV वो भी क्योर्ड होके गया, वो ट्रीटमेंट करा रहा था सिविल हॉस्पिटल से। अच्छा, फिर ठीक हो गया? जी जी ठीक है। लेकिन जब ये पेशेंट ट्रीट हो जाते हैं तो आप उनको खाने में क्या एहतियात बताते हैं कि आपने ये कंटिन्यू करना है ताकि मजीद जो रिवर्स ना हो जाए? तो सारी हेल्दी चीज़ें खाने, फ्रूट्स खाने हैं, आप फ्रूट्स खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाना पीना अच्छा रखें, अनाज का घर का बना हुआ खाएं। होटलिंग ना करें,
होटलिंग ना लें, घर का बना हुआ लें। आजकल तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया फास्ट फूड, कॉल करी घर पे होम डिलीवरी हो गई, फास्ट फूड आ गया। हम ये मना करते हैं बिल्कुल कि भाई ये ना करें, इसलिए इंसान उससे फूल तो जाता है, सेहतमंद नहीं होता। डेफिनेटली ऐसा ही है, सही है। और इसके अलावा जैसे वो ऐसी ग़िज़ाएं जैसे विटामिन्स वगैरह हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, तो ये भी आप देते हैं इसके जी साथ? बिल्कुल, जिनको ज़रूरत होती है। अच्छा, हर किसी को नहीं हर देते। किसी को नहीं, जिनको ज़रूरत होती है, जिनका होता है कि वेट लॉस बहुत ज़्यादा है, वेट बढ़ ही नहीं रहा, तो फिर हम उनको फिर मल्टीविटामिन्स भी देते हैं। ठीक है, ठीक है। इस हवाले से डॉक्टर साहब से अवेयरनेस मैसेज भी लेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस के मर्ज़ पर, और हमारी कोशिश है कि हम इस छोटे से टाइम में आपको जितनी ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें ताकि आपको आगाही मिले कि इस मर्ज़ से खुद भी कैसे बचना है, दूसरों को भी कैसे बचाना है। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में, और डॉक्टर आमिर हारून हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, और आज हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस पर यानी टीबी का मर्ज़। कोशिश है कि दुआएं कि अल्लाह ताला इस मर्ज़ को हमारे पाकिस्तान से ख़त्म करे। और इस हवाले से हम जानते हैं कि अगर ये मर्ज़ हमारे पाकिस्तान में तो लोगों का क्या बिहेवियर होता है, और अगर बाहर के ममालिक में किसी को ये मर्ज़ हो जाता है तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है, लोग दूसरे को बताते हैं, नहीं बताते, छुपाते हैं, इलाज कैसे करवाते हैं, इस बारे में डॉक्टर साहब से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि हमारे पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होती है, और अगर आप बाहर की कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या तरीक़ेकार है? जी, होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो यहाँ से जो, और मिडिल ईस्ट में भी, तो जो यहाँ से जॉब के लिए ज़्यादातर जाते हैं तो उनका मेडिकल होता है। जी, ऐसे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, क्लिनिक्स पे भी आते हैं, तो उनका मेडिकल होता है, वो उनको उनसे एक्सरे कराते हैं, और एक्सरे देख के, रिपोर्ट देख के फिर उनके क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको पहले टीबी हुई है या नहीं, क्या भी कोई बीमारी हुई है आपको, तो अगर आपने पहले ट्रीटमेंट कराया है टीबी का तो आप हाँ कह दें, और अगर वो एविडेंस मांगते हैं तो एविडेंस दिखा दें। इसलिए जो ग्लोबल फंडेड टीबी प्रोग्राम में वो एक कार्ड बना के देता है जो पेशेंट के पास होता है, वो कार्ड लाइफ टाइम काम करता है। उसमें सब लिखा हुआ होता है कि उनको टीबी हुई, कौन सी टीबी हुई थी, कितना अर्सा उन्होंने दवाई ली, और आखिर में क्या उनका आउटकम आया है, क्या चल रहा है, तो वो कार्ड उनको दिखा दें। बट अगर उन्होंने झूठ कहा, और वो पता है वहाँ तो जो नहीं बचता है, अगर टीबी हुई और आप कह दें मुझे नहीं मालूम या नहीं हुई, तो फिर वो वापस भेजते हैं, फिर वो कहते हैं आप इलाज करा के आए या मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करा कर आए। तो ऐसे मैं कहता हूँ कि अगर आपको हुई है तो आप बता दें, अगर नहीं हुई है तो आप कहते हैं ठीक है नहीं है, मुझे नहीं हुई है, तो फिर वो करते ही हैं कि आपको भेजते हैं कि आप अपना इलाज करवा लें, तो आप करवाएं, एक्सरे करवाएं, बलगम का टेस्ट करवाएं, तो अगर उसमें टीबी आती तो इलाज करवा लें, नहीं आती तो आप लेके चले जाएं ये रिपोर्ट्स कि भाई मैंने ये सब टेस्ट करा लिए और मुझे कुछ भी नहीं है, तो वो फिर कंसिडर करते हैं और फिर वो दे देते हैं। जैसे भी मैंने देखे। अच्छा, ये खाली सिर्फ जॉब की मामलात में होता है, जैसे इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं और जो फॉर्म्स हम सबमिट कर रहे होते हैं अमूमन किसी भी जब जॉब की रिक्वायरमेंट के हवाले से, क्या उसमें ये स्पेशली पूछा जाता है बीमारियों का कि कोई बीमारी है या नहीं, या अच्छा पूछा जाता है? और इसके साथ जैसे एजुकेशन वगैरह के हवाले से, उस हवाले से बताइए। एजुकेशन में तो इतना नहीं है, वो सिर्फ वैक्सीनेशन कार्ड मांगते हैं। लेकिन जिनका जॉब के लिए जो अप्लाई करते हैं तो उसमें उन्होंने अब तो उन्होंने अपने डॉक्टर्स बिठाए हुए हैं, अपने पास ही सारे टेस्ट करते हैं, सब खुद ही करते हैं, तो वो कहते हैं बहुत कॉन्शियस है। वेस्टर्न कंट्रीज़ और मिडिल ईस्ट कहता है कि हमारे पास टीबी ना है। अच्छा, बल्कि जो जिस लेटेंट टीबी की मैंने बात की है कि जो इन्फेक्शन होता है टीबी होती नहीं है, अगर वो लेटेंट टीबी भी किसी में मालूम हो जाती है कि मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है या आगे टेस्ट पॉजिटिव आता है, वो उसको वापस भेज देता है। अच्छा जी, ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो मिडिल ईस्ट से वापस आए, मस्कत से आए मेरे पास। जी, आएगा टेस्ट लेके कि वो पॉजिटिव है, तो वो उनको भेज देते हैं यहाँ पर। यानी कि वो जो जॉब पे बंदा था वो पहले ट्रीट करवाए फिर वापस जाए। अच्छा, जो सूरत हाल आप बता रहे हैं कि देखिए अगर हर किसी की पोजीशन नहीं होती फ़ौरन वापस आने की, अगर वो वहीं पे स्टे करके करवाता है पेशेंट, तो क्या जो जॉब के ऑफिसेस वगैरह होते हैं क्या वो उसको सैलरी पे करते रहते हैं इस दौरान? नहीं, ये लेस लाइकली होता है, ऐसा करते नहीं है। उनको तो जैसे वो हवा भी लग जाती है कि उसको टीबी है तो वो तो फ़ौरन भेज देता है। वो कहता है हमारे मुल्क में टीबी ना हो, एक चीज़ हमने ख़त्म कर दी है, अब वो दोबारा ना आए, तो फ़ौरन उसको। अच्छा, ख़त्म करने की जहाँ तक बात है तो ये पेशेंट ट्रीट्स करने वाली बात है, लेकिन क्या प्रॉपर वैक्सीनेशन भी की जाती है टीबी ट्यूबरकुलोसिस की? नहीं, बस वो BCG वैक्सीनेशन होती है, जो बचपन में लगता है, इसके अलावा और कुछ। बड़े होते होते तो जरा सी मरी जाते होंगे। उसके अलावा कुछ नहीं, फिर इसके बाद ट्रीटमेंट ही होती है। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चा जो हेल्दी पैदा होता है और उसको जब BCG का टीका लग जाता है तो उसके बाद उसको जॉन्डिस के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ये क्या आपस में इन दोनों का वो है? देखिए, मसला ये है कि जब वैक्सीनेशन क्यों करते हैं ताकि उसके इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब इम्यूनिटी बूस्ट करती है तो उसकी वजह से काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कोविड में
काफ़ी उसके जब वैक्सीनेशन हुई तो बहुत से को मैंने क्लॉट्स भी हुए हैं। मैंने बहुत से पेशेंट देखे जिनको क्लॉट्स और हुए हैं। तो ये होता है, ये जब भी वैक्सीनेशन होगी तो इम्यूनिटी जब होगी, तो अगर इम्यूनिटी आपकी थोड़ी सी भी डाउन होगी तो कुछ और सिम्टम्स वो ज़रूर दिखाएगी वो आपको। अच्छा अच्छा, जहाँ तक आपने बात की कि अमूमन देखिए ये एक बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एक मिथ है कि बिल्कुल जब बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है जब किसी का सुनता है कि ट्यूबरक्लोसिस हो गई, उसको अलग रखना है, उसकी चीज़ें अलग रखनी है, अलग रूम में रखना है, जिस तरीके से आपने कहा घर पे भी ट्रीट करते हैं। तो अगर ये पेशेंट एक रूम में रह सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या इनको अलग रखने की बिल्कुल रह जरूरत सकते हैं, है? एक जो रूम में आपने रह क्यों कहा सकते हैं। एयरबॉर्न डिजीज से खांसेगा छींकेगा, हाँ, तो डेफिनेटली। एहतियात करें, बस एहतियात करें। और मैंने कहा ना, एक हफ्ते में जरासीम ख़त्म हो जाता है पलगम से, तो वो खांसे छींके नहीं, बाकी वो एक साथ रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, गिलास यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सब, हाँ, सब यानी साथ कि रह वो जाता है। उसकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों के इस्तेमाल से नहीं लगेगी? नहीं, नहीं लगती, इससे नहीं लगती। ये मिसकॉन्सेप्ट है कि वो बिल्कुल वो क्या कहते हैं अछूत हाँ बिल्कुल वैसा ऐसा इस ही तरह से है, ट्रीट बिल्कुल करते लोग थे, डरते इसी तरीके से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, टीबी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। नाज़रीन इकराम, ये प्रोग्राम करने का मकसद ही आपको ऐसी अवेयरनेस देना है कि अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है तो वो भी इंसान है और इसके साथ आपको नॉर्मल बिहेव करना है। बस उसको, पेशेंट को खुद एहतियात करने की ज़रूरत है कि वो मास्क वेयर करके रखे या खांसने और चीखते वक्त जो है कोई चीज़ कवर कर ले ताकि दूसरों को मर्ज ना लगे। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी मर्ज हो जाता है तो इंसान के अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम एज अ मुस्लिम अगर अपने आप को देखें कि अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हमारे उसमें भी गुनाह बख्शे जाते हैं, तो इसमें तक वो कभी भी अपना दिल ना छोटा करें, बल्कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करते हुए इलाज करवाएं ताकि आपको इसका भी सवाब मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ तक इलाज की आपने बात की, आप कुछ इस टाइप के अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को बचना कैसे है, और अगर किसी को टीबी हो गया तो घर वालों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है कि घर वाले तो अपने आप पे काबू रखें, हाइपर ना हो, ना ही अपने को करें। इसलिए ये कोई वो बीमारी नहीं है कि ना, अब तो इसका इलाज भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। पेशेंट के सामने रोना धोना तो और पेशेंट्स के लिए और प्रॉब्लम कर देता है, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है। ये कुछ नहीं है। और मैं उनसे यही कहता हूँ कि अपने साथ रखें और अपनी नॉर्मल लाइफ को नहीं छोड़ें। वो अपना जो उसी तरह चलते रहें, अगर जॉब कर रहे हैं जॉब पे जाते रहें, अगर स्कूल में स्कूल कॉलेज में वहीं जाते रहें, और इससे कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन हाँ, कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है स्कूल्स में भी, कॉलेज में भी, कि अगर उनको भी बता देते हैं तो फिर वो भी थोड़ा एहतियात करें कि भाई पेशेंट के सामने ये जाहिर ना करें। अमूमन ये एक हो गया है कि अगर टीबी है, ओहो ये क्या है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का तो नाम सुन के दूसरे घबरा जाते हैं, ओहो टीबी हो गया, बंदा गया कसम। हाँ, से 20-25-30 साल पहले ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा। इसलिए कि जब कोविड भी नया नया आया था तो सबके हाथ पांव फूल जाता था। बिल्कुल। तो अब लगते सुनते थे किसी को कोविड हो गया तो बस बंदा गया। अब ये है कि और हुआ था, ये सारे मसले हुए थे, लेकिन जब एक बार ट्रीटमेंट आ जाती है फिर वो क्योर हो जाता है, फिर वो सही हो, पेशेंट बिल्कुल सही हो जाता है फिर। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। टीबी होती है, 6 मंथ्स दवाई खाएं, दवाई को बीच में ना छोड़ें। पेशेंट्स गलती ये करते हैं कि वो भी दवाई छोड़ देते हैं। हाँ, कि ये सवाल है 15-20 दिन मेडिसिन ली और छोड़ दी कि उनमें तो नॉर्मल हो गया था, वो हो गया मैं, लेकिन वो फिर 2 माह बाद दोबारा हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, और पहले से वर्ष होती है कंडीशन, कि खांसी और ज़्यादा होती है, टीबी बर्डन भी ज़्यादा होता है इनके। ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस मैसेज है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। अच्छा, इनकी जो दवाई मेडिकेशन होती है दिन में कितने बार इनको खानी होती है? एक दिन में एक बार लेनी होती है, सुबह निहार मुँह, अकॉर्डिंग टू वेट होती है, 2 से 4 के दरमियान लेनी होती है। किसी को 2 होती है, 2-3 या 4। सुबह निहार मुँह नाश्ते से 1 घंटा पहले, अच्छा बस सुबह निहार मुँह लेनी होती है, बस और कुछ नहीं होता। सारा दिन फिर अपना काम करते रहें। ये तो बड़ी नॉर्मल सी रूटीन है। बिल्कुल नॉर्मल सी रूटीन है, ये रूटीन को ये चेंज नहीं करता है। अगर पेशेंट वक्त पे दवाई ले ले और सारा दिन, मैंने कहा ना, डॉक्टर्स हैं हमारे साथ काम करते थे, सब सुबह यहाँ दवाई खा के आते थे। अच्छा जी बिल्कुल। तो डॉक्टर तो जाहिर सी बात है होते ही बीमारियों के दौरान है, बेशक अल्लाह ही सबको बचाता है। तो अच्छा, तो आप लोग ये मतलब लोगों को गाइड नहीं करते कि इसकी वैक्सीनेशन वगैरह करवाएं? नहीं, गाइड तो करते हैं, बट ये कि हमारे लिटरेसी बहुत डाउन है। बात ये है, अब बहुत से तो ऐसा BCG वैक्सीनेटेड ही नहीं होते। बहुत से लेकिन डॉक्टर बच्चे साहब ये तो पैदा होती सारे हॉस्पिटल्स बच्चों को लगा देते हैं, हाँ तो या ये डिफरेंट एजेस में भी लग सकती नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, है? नहीं नहीं, डिफरेंट एजेस में नहीं, तो पैदा होते ही लगती है। और मैं यही कह रहा हूँ ना, गांव में और इतना हाँ, कहाँ वहाँ वहाँ तो पर, definitely और शहर में भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग अवेयरनेस इतनी नहीं है। तो बात है पेशेंट्स की अवेयरनेस पे, लोगों की अवेयरनेस पे। अगर लोग अवेयर होते हैं तो आते आते हैं और बहुत कॉन्शियस होता है। लेकिन बहुत से ऐसे जो गांव से नए नए इमिग्रेंट होकर यहाँ पर आए हैं, नए माइग्रेशन हुआ है, वो अपने मसाइल हल करें या इस तरफ जाएं, तो वो इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता। और दूसरी वजह ये होती है कि कच्ची बस्तियाँ हैं, जिसमें वहाँ पे एक पेरेंट के तकरीबन 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर एक बच्चे को हो गया या एक मदर को भी हो गया तो पूरी फैमिली को होता है।
क्योंकि मदर तो सारे बच्चों से जो है इंटरप्ट कर रही होती है, जाहिर सी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी ही बात से एक सवाल मेरे ज़हन में आया, क्योंकि गाँव गोटों की आपने बात की, क्या ये मर्ज अक्सर ऐसे जानवरों को भी होता है जो दूध देने वाले होते हैं, भैंसे वगैरह, तो हम अगर किसी जानवर को ये मर्ज है और उसका अगर दूध इस्तेमाल किया जाए तो क्या ये लगने का खतरा होता है? बिल्कुल होता है। अमूमन हम जो दूध इस्तेमाल करते हैं बॉईल करके करते हैं, और मैंने कहा ना कि ये हीट पे ये जरासीम रहता नहीं है। अच्छा, सनलाइट से भी यानी कि मर जाता proper है। boil करना प्रॉपर चाहिए। बॉईल करें तो वो जरासीम पे उसमें नहीं रहता है। अच्छा, यानी कि अगर कोई अफेक्टेड जो इन्फेक्टेड मतलब जानवर है तो उसका खतरा होता है कि दूध के जरिए दूसरों में लग सकता है। लेस लाइकली होता है। अच्छा, लाइट होता है। अच्छा, बस डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम है तकरीबन, कोई अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को? आप कैमरा में देख के दे सकते हैं। जी बिल्कुल, टीबी कोई जानलेवा मर्ज नहीं है, और ना ही इस तरह दूसरों को फैलती है कि आप हाथ भी लगाएंगे फैल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा एहतियात करें, जगह जगह थूकें नहीं, सफाई का ख्याल रखें। और हमारे नबी ने भी कहा है कि भाई आप सफाई का ख्याल रखें, सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इसका ख्याल रखें तो आप कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, और बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे हम आप सब नॉर्मल, इसी तरह नॉर्मल पेशेंट हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है जनाब। कार्यक्रम आज हमने बात की डॉक्टर आमिर हारून से, चेस्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद है ट्यूबरक्लोसिस पे, यानी टीबी का मर्ज। अगर किसी को टीबी का मर्ज हो जाता है तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि 1 हफ्ते से 10 दिन और 15 दिन की ट्रीटमेंट में वो जरासीम खत्म हो जाते हैं, वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो मैं अपने लोगों से भी दरख्वास्त करूँगी, अगर कभी किसी के घर में कोई ऐसा मरीज़ हो तो उसके साथ नॉर्मल बिहेव कीजिए, बस उसको भी एहतियात कीजिए कि वो अपने फेस को और अपने आप को कवर रखे, जिस वक्त खांस रहा हो, छींक रहा हो, नॉर्मल खाना खाए, लेकिन जो एहतियात खाने पीने में डॉक्टर बताता है उसको करें, परहेज़ भी करें, क्योंकि परहेज़ सुन्नत है। ट्रीटमेंट 6 मंथ और डॉक्टर साहब की हिदायत के मुताबिक 6 मंथ का ट्रीटमेंट पूरा करें, या 9 मंथ्स का जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम किया जाता है, ताकि पेशेंट प्रॉपर क्योर हो जाए और ये मर्ज दोबारा ना हो। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा जिंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।